नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो सामान्य बुद्धि परीक्षण 2018 सेकंड शिफ्ट की सेकंड क्लास होगी। और क्लास फर्स्ट हमने वीडियो 2018 शिफ्ट सेकंड की अपलोड कर दी थी और मैं आशा करता हूं कि आपको काफी अच्छी क्लास लगी होगी, चीजें आसानी से समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं उन बच्चों से माफी चाहूंगा जो खासकर वीडियो प्रेमी है, यानी कि वीडियो री एग्जाम जनवरी या फरवरी के आसपास होने की संभावना है। ठीक है, तो जो इंतजार करते हैं बच्चे, देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमारे जो ऑफलाइन बैच है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रहा। ये जो रीजनिंग की क्लास है तो मैं संडे को रिकॉर्ड करता हूँ और मंडे को मैं डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज जैसे कि संडे है तो मैं कम से कम 2 या 3 क्लास आज रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अभी शुरू आज की क्लास को, क्लास सेकंड वीडियो 2018 शिफ्ट सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई करते हैं शुरू। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68, हमने जो क्लास 1 थी हमारी वीडियो 2018 वाली सेकंड शिफ्ट की, उसमें अभी तक हमने क्लास 1 में 67 तक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपको वे समझ भी आए होंगे। तो चलिए करते हैं भाई शुरू आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 68 से। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिएगा भाई, विराट के क्रीज पर होने से भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। देखिएगा दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो हमारे कथन में होता है, जो हमारे कथन में होता है, ठीक है ना, तो हमेशा इसके फेवर में रहना होता है। हमें किसके? कथन के फेवर में, हमेशा कथन के फेवर में रहना होता है। जो भी निष्कर्ष होगा अगर वो कथन के फेवर में है दोस्तों तो वो हमेशा सही होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अपोजिट की, यानी कि अगर कोई निष्कर्ष कोई निष्कर्ष अगर हमारा कथन का विरोध करता है, उसका अपोजिट है, तो इसका मतलब वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये होगा दोस्तों, अगर कथन के साथ निष्कर्ष का कोई तालमेल नहीं है, यानी कि कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि कथन में कुछ और बात कही गई है और निष्कर्ष में कुछ और बात कही गई है, तो उसको हम मान के चलते हैं कि वो इलॉजिकल है। अगर हमारा निष्कर्ष इलॉजिकल है, अगर निष्कर्ष हमारा इलॉजिकल है दोस्तों, तो वो भी हमारा गलत होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कथन के दायरे में रह के अपने निष्कर्ष निकालने होते हैं, कथन का ही हमें फेवर करना है। ठीक है भाई, तो चलिए भाई, अगर ये जो कथन दिया हुआ है विराट वाला, तो समझिएगा दोस्तों इसमें क्या बोला। ये कह रहा कि विराट के क्रीज पर होने से, यानी कि क्रीज पर कौन है भाई? क्रीज पर कौन है? आप कहोगे सर विराट क्रीज पर है। विराट के क्रीज पर होने से, तो विराट कोहली कौन है? क्रीज पर है विराट कोहली। क्रीज पर होने से भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ, यानी कि भारत और न्यूजीलैंड का मैच चला हुआ है, तो भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। तो इसका मतलब हमारे इस कथन में विराट पर भरोसा जताया गया है, विश्वास जताया गया है कि भाई विराट क्रीज पर है, तो इसका मतलब भारत जीत जाएगी, यानी कि विराट 30 रन बना लेगा 2 ओवर में। ठीक है ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये बात इसमें कही गई है और हमें इसी कथन के दायरे में रह के काम करना है, उसी कथन के दायरे में रह के में निष्कर्ष निकालने हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला निष्कर्ष दिया हुआ है कि विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर है। विराट जो है वो भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर है। आप मुझे एक बात बताओ, ये भाग्यशाली शुभंकर वाली बात कोई हमारे कथन में कही गई क्या बात है भाई? अगर हमारे ये कथन में होती बात भाग्यशाली शुभंकर, तो इसका मतलब ये कथन के फेवर में हो जाता, लेकिन ऐसी तो कोई बात हमारे बारे इसमें विराट के बारे में कही नहीं कि विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ये हमारा इलॉजिकल हुआ, जो बिल्कुल सरासर गलत बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कथन के साथ कोई तालमेल नहीं खाता, तो इसका मतलब ये हमारा निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, बी ऑप्शन को अगर मैं चेक करता हूं, विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इसका मतलब दोस्तों यहां पे क्या हुआ, यहां पे विश्वास जताया गया था विराट के ऊपर कि विराट 30 रन 2 ओवर में न्यूजीलैंड के खिलाफ बना लेगा, तो इसका मतलब विश्वास है। तो विश्वास भी तो तभी जताया जाता है ना, अगर वो पहले से ही उसके बारे में जानते हो लोग कि भाई वो मजबूत बल्लेबाज है और वो उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो बी निष्कर्ष है ये हमारे इस कथन का फेवर करता है। ठीक है ना, इसके साथ इसका तालमेल है, इसका मतलब फेवर कर रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर
आंसर हो सकता है। लेकिन हमारे पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से हम प्राथमिकता उसे देंगे जो सबसे मतलब सबसे बेस्ट होगा और कथन का विरोध ना करता होगा और इलॉजिकल नहीं होगा और फेवर में बात करेगा। जो सबसे बेस्ट होगा उसी को हम निष्कर्ष बनाते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सी ऑप्शन की और बात करते हैं। एम्पायर विराट के साथ उदार होंगे क्योंकि वह आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है। तो दोस्तों ऐसी तो कोई बात इसमें कही नहीं गई कि एम्पायर विराट के साथ उदार होंगे क्योंकि वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है, ऐसी तो बात हमारे इसमें कथन में कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इलॉजिकल, इसलिए ये हुआ गलत। गेंदबाज विराट को कमजोर गेंदबाजी करेगा क्योंकि वो कप्तान है, ना ऐसी कोई बात हमारे इस कथन में कही गई। तो इसका मतलब डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन ये तीनों के तीनों इलॉजिकल है किसी न किसी तरीके से, जो कथन का विरोध नहीं करते लेकिन फिर भी ये इलॉजिकल है। विरोध तो नहीं किया ना, लेकिन इलॉजिकल तो है ना, क्योंकि इसके साथ कोई तालमेल है ही नहीं, ऐसी कोई बात हमारे कथन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इलॉजिकल है, इसका कोई लेना देना है ही नहीं हमारे कथन से। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा कि अगर विराट, देखो अगर विराट हमारे क्रीज पर है और उसने 2 ओवर में 30 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ बना लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि विराट एक मजबूत बल्लेबाज होगा, क्योंकि जब वो 30 रन बनाएगा 2 ओवरों में तो सारा का सारा कार्यभार किस पर होगा, विराट के ऊपर। इसका मतलब विराट दबाव में खेलेगा, लेकिन विराट फिर भी अगर 30 रन बना लेता है 2 ओवर में, तो इस बात का मतलब क्या होगा, इसका निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं कि विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इस जो कथन का फेवर करता है, तो ये बिल्कुल सही निष्कर्ष हमारा निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो बस आपको बस यही बात याद रखनी है, जब भी कथन होगा और निष्कर्ष होगा हमेशा फेवर में रह के बात करनी है कथन के, बिल्कुल भी विरोध नहीं करना। अगर विरोध कहीं भी जताया गया तो इसका मतलब दोस्तों वो गलत होगा, और इलॉजिकल हुआ जो तालमेल ही नहीं होगा कथन के साथ, वो भी हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो चलिए भाई दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं भाई, ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी। तो ऐसी क्या बात हुई जो रेलगाड़ी से इस बार जो है हमारी यात्रा आरामदायक थी? चलो देखते हैं क्या बात है ऐसी। क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डब्बे में अपने टिकट बुक कराए थे। तो इसका मतलब मुद्दा ये है भाई, एसी श्रेणी, मुद्दा क्या है, एसी श्रेणी, कि इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी। इसका मतलब रेलगाड़ी से गए तो पहले भी थे, लेकिन इस बार ज्यादा आरामदायक है। उसका कारण क्या है दोस्तों, कि एसी श्रेणी के डब्बे में अपने टिकट बुक किए थे, ये बात कही इसने। तो कह रहा कि इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है। तो ये कह रहा कि कौन सा पूर्वानुमान निहित है। तो चलिए दोस्तों वो भी सेम ही तरीका है, सेम ही चीज है, इसमें हमें यही देखना होता है कि कथन के फेवर में कौन सी बात है, ठीक है। चलिए भाई ए ऑप्शन को देखते हैं। यात्रा की सभी श्रेणियां यात्रियों को समान आराम प्रदान करती है। दोस्तों अगर यात्रा की सभी श्रेणियां यात्री को समान आराम प्रदान करते हैं, तो इस बात का मतलब ये इसका विरोध कर रहा है। इसका मतलब क्योंकि जो आरामदायक यात्रा हुई वो केवल एसी श्रेणी में टिकट बुक करने के कारण हुई। लेकिन यहां पे क्या बोल दिया कि भाई नहीं, सभी श्रेणियां यात्रियों को समान आराम प्रदान करता है। तो इसका मतलब इस कथन का विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं गलत होगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। इसका ये पूर्वानुमान निहित नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये कथन का विरोध कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि एसी श्रेणी के डब्बे की वजह से क्या हुआ, आरामदायक हुई यात्रा, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं सभी श्रेणियां आराम प्रदान करती है। तो इसका मतलब ये इसका साफ साफ क्या करता है, विरोध करता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा गलत हुआ। चलिए दोस्तों बी ऑप्शन को देखते हैं। रेलगाड़ी में यात्रा सड़क की यात्रा से बेहतर है। तो मेरे भाई हमारे कथन में कहीं सड़क की यात्रा के बारे में कोई जिक्र है? आप कहोगे सर नहीं, कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट इलॉजिकल हुआ, यानी कि कथन के साथ कोई तालमेल ही नहीं है इसका। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ, ठीक है। सी ऑप्शन को देखते हैं। एसी श्रेणी के डब्बे शयनयान श्रेणी के डब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यहां पे क्या लिखा हुआ है भाई, इस बार, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इस बार, कि इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी। तो इस बात का मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि रेलगाड़ी से यात्रा पहले भी की गई होगी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा आरामदायक थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां तुलना वाली बात हुई है ना। पहले वो शयनयान श्रेणी के डब्बों से जाता होगा, लेकिन इस बार आरामदायक होने का कारण क्या है दोस्तों,
एसी वाला डिब्बा कि एसी श्रेणी के डब्बे में अपने टिकट बुक किए थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन में तुलना की गई है शयनयान श्रेणी के डब्बों के साथ, है ना। एसी श्रेणी के डब्बों से शयनयान श्रेणी के डब्बों के साथ तुलना की गई है। कथन में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि इस बार यानी कि यात्रा पहले भी की गई थी रेलगाड़ी से, लेकिन पहले वो शयनयान श्रेणी के डब्बों से गया होगा, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो एसी श्रेणी के डब्बे में टिकट बुक कराता है और आरामदायक यात्रा होती है उसकी। तो कहीं ना कहीं तुलना है। तो ये यही कह रहा है सी ऑप्शन में कि एसी श्रेणी के डब्बे शयनयान श्रेणी के डब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट दोस्तों फेवर में है भाई हमारे कथन के। तो इसका मतलब ये मजबूत निष्कर्ष है, इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा निकाला जा सकता है, ये पूर्वानुमान निहित हो सकती है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए डी को और चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें प्राथमिकता के हिसाब से भी देना होता है अपना आंसर। ठीक है, चलिए एसी श्रेणी के डब्बे की टिकट उड़ान टिकटों से थोड़ी सस्ती होती है। तो मेरे भाई ये वाली बात कहां है कथन में, उड़ान टिकटों से थोड़ी सस्ती होती है। तो इसका मतलब क्या है, तो डायरेक्ट इलॉजिकल हुआ, हमारे कथन के साथ कोई तालमेल नहीं खाती बात, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत होगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि भाई तुम मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को देखना होता है, किस नजरिए से हमें इसको पकड़ना होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िएगा, एक बार पानी पी लूं मैं। ठीक है, देखो जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो आप वीडियो पॉज करके अपने निष्कर्ष निकाला करो। पहले आप देखा करो कि तुम सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो, फिर उसके बाद अपना आंसर मैच किया करो। ठीक है, तो उससे आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, है ना, डिसीजन पावर बढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 70, महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। कह रहा कि महेश को, सबसे पहले कौन है यहाँ पे, महेश। कह रहा कि इस वर्ष सबसे, एक देखो दोस्तों एकक शब्द का मतलब होता है, तो जब भी तुम कथन को पढ़ोगे तो बहुत बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल भी गलती करने के कोई चांस नहीं होने चाहिए। तो लड़का कौन है, महेश। कह रहा कि इस वर्ष यानी कि अगर आज 2022 चला हुआ है तो 2021 से तुलना की गई है ना, पिछले साल से तुलना की गई है या पिछले सालों से तुलना की गई है। ठीक है ना, इस वर्ष की बात कर रहे हैं कि महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है। अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है। चलो ठीक है भाई, वेतन वृद्धि प्राप्त हुई, उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, है ना, कि भाई इस साल ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया मैं इसने कि इस साल उसके वेतन में वृद्धि होगी और सबसे ज्यादा होगी। चलो देखते हैं भाई कारण क्या है। क्योंकि ये कारण बताता है क्योंकि उन्होंने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। कह रहा कि जो उसका विभाग है उसमें उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया था। यानी कि अपने विभाग में सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और जितना भी उसका टारगेट था, जो लक्ष्य थे, उसको उसने हासिल कर लिया। ये बात उसने कही। कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है। तो दोस्तों इस बात पे ये पॉइंट है हमारा, है ना। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि निहित है और कई बार पूछता है निहित नहीं है, तो बच्चा पूरा ना पढ़ के उसको आधा अधूरा छोड़कर चला जाता है और ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, आंसर वो गलत करता है। तो जब भी आप कथन को पढ़ो तो हमेशा पूरा पढ़ना कि वो निहित है पूछता है या निहित नहीं है पूछता है, तो उसी के हिसाब से आपको अपना आंसर देना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, तो इसमें कथन में केवल एक बात कही कि एक लड़का महेश है, इस साल उसे सबसे अधिक वेतन वृद्धि होती है। उसका कारण है उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और उसने जितने भी उसके लक्ष्य थे, टारगेट थे, उनको सबको हासिल कर लिया। ठीक है, तो कौन सा निहित नहीं है, चलिए देखते हैं। इसी के फेवर में रहना है, जो फेवर में होगा वो होगा निहित और जो फेवर में नहीं होगा वो निहित नहीं होगा। क्लियर हुई बात। तो चलिएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। कह रहा कि अगर किसी को उच्च वेतन वृद्धि यानी कि अगर किसी को अपने वेतन में वृद्धि करानी है तो कार्यस्थल पर उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, वेतन की वृद्धि तो तभी होगी ना, उसकी सैलरी में वृद्धि तो केवल तभी होगी ना जब वो अच्छा काम करेगा, जितने भी इसको टारगेट दिए होंगे वो हासिल करेगा, है ना। यानी कि अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में वो अच्छा प्रदर्शन करे तो उसके वेतन में भी वृद्धि होगी। मान के चलिए अगर कोई किसी ऑफिस में काम करता है और वो
बिल्कुल मतलब कुछ काम ही नहीं करता, तो उसके वेतन में वृद्धि कैसे कर देगी कोई भी कंपनी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सरासर बिल्कुल फेवर में जा रहा है, इसके किसके कथन के फेवर में बात करता है, क्योंकि महेश को जो वेतन वृद्धि हुई वो उसी वजह से हुई क्योंकि उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है ना, और अपने टारगेट पूरे किए, तो ये फेवर में है दोस्तों। ये तो निहित है, तो ये निहित नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो आंसर भाई हमारा हो नहीं सकता इस नहीं के हिसाब से, क्योंकि ये निहित है, इस कथन के फेवर में बात करता है, तो इसका मतलब ये निहित है, लेकिन हमें आंसर देना है निहित नहीं है जो, ठीक है ना। बी ऑप्शन को देखते हैं। तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ है कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है। तो भाई महेश ने अपने सारे के सारे जो टारगेट थे, जो लक्ष्य थे, उनको हासिल किया है, तो हासिल किया है तो इसका मतलब अपने कहीं ना कहीं उसने अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन किया है, उच्च प्रदर्शन किया है, तो इसमें यही बात की गई है, तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ है कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है। तो दोस्तों ये तो हमारे कथन के फेवर में बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये निहित है, लेकिन हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष निहित नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों ये भी हमारा इस आंसर, ये आंसर नहीं हो सकता 70 के हिसाब से, निहित नहीं है ना, है वाला बताना मुझे, ठीक है ना। सी ऑप्शन को पढ़ते हैं भाई। महेश के अन्य सहभागियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। महेश के अन्य सहभागियों में से, महेश के अन्य सहभागियों में से, तो यहां पे क्या लिख किया, अन्य सहभागियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, पूरे के पूरे कथन में केवल बात हम महेश की कर रहे हैं, दूसरों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है या फिर नहीं किया है उसके बारे में कोई जानकारी हमें कथन के हिसाब से नहीं दी गई, केवल हमें महेश के बारे में जानकारी मिलती है, केवल इंफॉर्मेशन महेश के बारे में है दोस्तों। कथन में जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो केवल महेश के बारे में है, तो कहीं भी यहाँ पे महेश के अन्य सहभागियों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कथन के द्वारा नहीं दी जाती। तो इसका मतलब दोस्तों अन्य सहभागियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है या फिर किया है, ऐसी तो कोई बात हमारे कथन में नहीं है, वहां पे महेश के बारे में है। तो इसका मतलब दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि ये निहित नहीं है, ये निहित नहीं है, तो इसका मतलब हमारा इस कथन के हिसाब से आंसर सी ऑप्शन होगा जो निहित नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कथन का विरोध करता है या ना, विरोध कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में, अन्य सहभागियों के बारे में कोई बात हमें नहीं कही गई। क्लियर है बात दोस्तों, तो इसका मतलब ये निहित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं 99.9% जो हमारा निगेटिव स्टेटमेंट होता है, निगेटिव निष्कर्ष होते हैं, निगेटिव निष्कर्ष होते हैं 99.9% वो हमेशा गलत होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने फिर भी छोड़ दिया 0.1% छोड़ दिया कि कई बार रेयर केस ऐसे आ जाते हैं कि हमें निगेटिव सेंस के जो निष्कर्ष होते हैं उनको भी हमें सही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, तो सी ऑप्शन निहित नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये विरोध भी करता है इस कथन का, और ये उसका इलॉजिकल भी है, क्योंकि अन्य सहभागियों के बारे में, महेश के अन्य सहभागियों के बारे में कोई जिक्र हमारे कथन में नहीं है, तो ये क्या है, इलॉजिकल है, विरोध भी करता है, तो सी ऑप्शन निहित नहीं होगा, ठीक है। देखिए डी ऑप्शन, इस वर्ष महेश की तुलना में अन्य सहभागियों की वेतन वृद्धि कम थी। हाँ ये बात सही है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कथन में कि भाई इस साल क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो वेतन की वृद्धि हुई वो महेश की हुई और किसी की नहीं हुई। तो यही बात इसमें कह रहा है कि इस वर्ष महेश की तुलना में अन्य सहभागियों की वेतन वृद्धि कम थी, तो महेश की तुलना में यानी कि अन्य सहभागियों के हिसाब से महेश की तुलना में उनकी तो कम थी ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि किसकी है दोस्तों, महेश की। तो ये बात हमारे इसमें कथन में स्पष्ट है, तो इसका मतलब ये हमारा निहित है, ये बिल्कुल कथन का फेवर करता है, तो ये आंसर हमारे कथन के हिसाब से नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष निहित नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकी जो अन्य सहभागी है, देखो यहाँ पे भी अन्य सहभागियों के बारे में है, यहाँ पे भी अन्य सहभागियों के बारे में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तुलना की गई है वेतन की, किसकी, वेतन की, कि सबसे ज्यादा तो भाई महेश की, यार ये बात हमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं बताई गई कथन के अंदर कि अन्य सहभागियों ने किसी ने भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, ऐसी तो कोई बात नहीं कही ना, क्या पता उन्होंने किया हो और क्या पता उन्होंने नहीं किया हो, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जो निहित नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए भाई,
ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने के और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र में शादी करनी चाहिए। तो इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? तो यहां पे भी दोस्तों क्या पूछ रहा है, निहित कौन सा है? इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, निहित वही होगा जो हमारे कथन के फेवर में होगा। अगर विरोध करेगा तो गलत काट दिया जाएगा, इलॉजिकल होगा तो गलत काट दिया जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें कथन के फेवर में बात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन में कथन में क्या दिया गया कि एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने के, यानी कि शिक्षा पूरी कर ली गई, शिक्षा पूरी करने के और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र में शादी करनी चाहिए। तो मैं यहां से निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि भाई 25 वर्ष से पहले हमें शिक्षा भी पूरी करनी है और नौकरी भी लेनी है, यानी कि शिक्षा भी पूरी होनी चाहिए और नौकरी भी मिल जानी चाहिए। ये बात कही इसने, ठीक है ना। केवल इतनी बात है कि 25 साल तक कोई भी लड़का अगर 25 साल तक है तो उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जानी चाहिए और साथ में उसे जॉब भी मिल जानी चाहिए। ठीक है ना, कि एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने के और नौकरी में सेट हो जाने के बाद 25 वर्ष की उम्र में शादी करनी चाहिए। तो ये दोनों काम होने के बाद अब शादी होगी। अब क्या होगी? शादी होगी। केवल हमारे इतना निष्कर्ष में लिखा हुआ है, 25 वर्ष है, शिक्षा पूरी हो, नौकरी लगे और फिर वो शादी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कथन नंबर ए, निष्कर्ष नंबर ए, 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व का मतलब मैच्योर है ना, पूरी तरीके से मैच्योर और वित्तीय रूप से, यानी कि आर्थिक स्थिति उसकी वित्तीय रूप से, यानी कि धन दौलत के हिसाब से है ना, पैसा वैसा उसके पास आ जाना चाहिए, वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है। ये बात कही, कह रहे कि 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से क्या होता है? स्थिर होता है, स्टेबल हो जाता है 25 वर्ष की उम्र में, कि वो मैच्योर भी हो जाता है और वे पैसों के हिसाब से आर्थिक स्थिति उसकी मतलब जो है जॉब वॉब लगने के बाद जो है वो स्टेबल हो जाता है एक तरीके से। ये बात कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें निष्कर्ष में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इसके फेवर में बात कर रहा है कथन के, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये हमारा निष्कर्ष इसमें निहित हो सकता है। ठीक है, ये निहित हो सकता है। अभी मैं पक्का नहीं कह रहा, 100% श्योरिटी नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे बाकी 3 पे और काम करना है। अगर हमारा जो सबसे बेस्ट होगा निष्कर्ष, उसी को मैं सही काटूंगा और यही आपको करना है। ठीक है ना, तो चलिए बी ऑप्शन को देखते हैं। 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल होता है। 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल होता है। तो मुझे ये बताओ मेरे भाई, क्या 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़की नहीं मिलती? हालांकि हमें इतने गहराई से नहीं सोचना, क्योंकि हमें कथन के बारे में ही सोचना है, हमें कथन के दायरे में रह के ही बात करनी है ना। बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना अलग से, कभी तुम सोसाइटी में घुस जाओ कि समाज में ऐसा होता है और वैसा होता है। हमें कथन के हिसाब से चलना है हमेशा, ठीक है ना भाई। तो 25 वर्ष की उम्र में उम्र से पहले अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल होता है। तो भाई पहली बात तो ये, ऐसी कोई बात हमारे कथन में नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोस्त ये इलॉजिकल है। अगर ये इलॉजिकल है मेरे भाई, तो इसका मतलब बिल्कुल ये सरासर गलत होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं फिर। लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होती है। अब अगर आप सोसाइटी में कूद पड़ोगे तो आप कहोगे सर नहीं, हमारे मोहल्ले में क्या है ना, एक लड़का है और उसकी एज 35 साल की, अभी अभी शादी हुई, तो स्वीकार तो उसको कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, सोसाइटी के हिसाब से नहीं सोचना, हमें कथन के हिसाब से सोचना है हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो मोहल्ले में पड़ोस की बात बिल्कुल नहीं सोचनी। कभी एग्जाम में बैठ के ही अपना गंदा दिमाग लगाना शुरू कर दो, तो ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है भाई, चलिए अब देखिएगा। तो लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होती है। तो दोस्तों ये इलॉजिकल है, क्योंकि हमारे इस कथन में कोई ऐसी बात नहीं कही गई। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सरासर बिल्कुल गंदे तरीके से गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन भी हमारा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, डी ऑप्शन को देखते हैं। लड़कियां अशिक्षित और बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती है। ये बात सच है हमारी सोसाइटी के हिसाब से, कि लड़कियां भी ये चाहती है कि शादी के बाद वो बिल्कुल सुखी से रहे, है ना, दुख तो बिल्कुल पास आए ही ना, है ना। तो लड़कियां अशिक्षित, जो मतलब अशिक्षित है, जिसपे शिक्षा नहीं है ना, अज्ञानी है, जो बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती है। ठीक है ना। तो अगर मैं सोसाइटी के हिसाब से सोचता हूं तो लड़कियां नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, उसको भी बिल्कुल वेल एजुकेटेड आदमी हो, उसका जो हस्बैंड बनेगा वेल एजुकेटेड हो और जो है बेरोजगार ना हो, अच्छी खासी जॉब हो, पैसा वैसा कमाता हो, तो सब लड़कियां यही सोचती है। लेकिन दोस्तों ऐसा सोचने से तो इसको सही नहीं काट सकते ना हम, है ना। तो यही चीज मैं सिखाना चाहता हूं, क्योंकि
एग्जामिनर यही चेक करना चाहता है कि बच्चा अपना गंदा दिमाग लगाता है या फिर कथन के दायरे में रह के बात करेगा। ठीक है, और हमें करना है क्या दोस्तों, कथन के दायरे में रह के ही बात करना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हुआ। क्यों? कारण ये है इलॉजिकल है, ऐसी कोई बात हमारे कथन में नहीं कही गई। ठीक है ना, ये इलॉजिकल हुआ, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सरासर गलत हुआ। हालांकि सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों ये इलॉजिकल है। हमें कथन के हिसाब से सोचना है, हमेशा इस तरीके से सोचना है जो कथन में बात कही गई। फेवर में रहना है कथन के, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कह रहा हूं, कथन के फेवर में रहना है, चाहे बात कथन में गलत भी क्यों ना हो, हमें गलत का साथ देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत हुआ क्योंकि ये इलॉजिकल है। तो बी सी डी ये तीनों के तीनों इलॉजिकल है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। ये बिल्कुल कथन के फेवर में रह के अपनी बात करता है कि 25 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसमें बंदा मैच्योर हो जाता है और उसकी जॉब भी लग जाती है, और जॉब लगेगी वो वित्तीय रूप से भी स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और यही बात इसमें कही गई। उसके बाद वो शादी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, 72 की तरफ। देखिएगा, माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी रूप से कीबोर्ड खाली स्थान से संबंधित है, तो दिए गए विकल्पों में से सही अनुरूपता चुने। देखिए दोस्तों, जब आप कंप्यूटर का जो माउस होता है उसको हाथ में पकड़ते हो तो आप क्या करते हो भाई, या तो लेफ्ट क्लिक करोगे या राइट क्लिक करोगे, तो करते क्या हो, क्लिक करते हो कि नहीं। तो इसका मतलब माउस जैसे क्लिक से संबंधित है, माउस से क्या किया जाता है, क्लिक किया जाता है। तो जैसे दोस्तों आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पे बैठते हो तो आप क्या करते हो, बटन दबाते हो कि नहीं, और बटन दबाने से क्या होता है, अभी टाइपिंग ही होती है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, कीबोर्ड से, कीबोर्ड कैसे संबंधित है, पॉइंट से नहीं होगा, स्क्रॉल से नहीं होगा, टाइप से होगा। इसका मतलब कीबोर्ड से, कीबोर्ड के द्वारा हम टाइप कर सकते हैं। क्लियर होगी बात दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि प्लेन को RJCLG के रूप में कोड किया जाता है तो ट्रेन को कैसे कोड किया जाएगा, ट्रेन को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, हालांकि कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो या अधिकारी पोस्ट तक हो, तो कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन 101% आना ही आना होता है। ठीक है ना दोस्तों, जब आपको ये बात पता ही है कि यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू जो ABCD की प्लेस वैल्यू होती है ना, उनको याद नहीं करते, वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ना रफ पेज पे A से Z तक क्या करते हैं, नंबरिंग लिख लेते हैं और फिर वहां से देख देख के देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से ये बात आगाह करना चाहता हूं कि ये गलत काम बिल्कुल ना करें, हमेशा प्लेस वैल्यू आपके जुबान पर रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे ही अगर आपके याद है तो आप देखते ही पहचान जाओगे, कुछ हद तक आप क्वेश्चन को देखते ही समझ लोगे कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे कि आपको पता है कि P की प्लेस वैल्यू 16 होती है ना, और R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें +2 किया होगा, है ना, 16 और 2 18, तभी तो ये 18 बना। ये L की प्लेस वैल्यू दोस्तों 12 होती है और ये 10 है, तो इसका मतलब -2 किया होगा। A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, C की 3 है, तो +2, तो केवल 2 या 3 स्थान से ही आप समझ जाओगे कि हो क्या रहा है, ऑपरेशन एक्शन क्या लगा हुआ है। तो आपको देखते हैं कि +2 -2 +2, तो पक्का यहाँ पे -2 होगा और फिर यहाँ पे +2 होगा। तो देखिए लास्ट वाला देख लेते हैं, 5 और 2 7 7 ही है, तो मैं ऑपरेशन समझ चुका कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें पहला लेटर पहले से चेंज हुआ, सेकंड लेटर सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से चेंज हुआ, और ऑपरेशन लॉजिकल सीक्वेंस जो लगा हुआ है वो +2 -2 +2 -2 ये लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, यही काम करने वाले हैं, +2। तो देखिएगा दोस्तों 20 और 2 22, यानी कि 22 का मतलब V, आंसर हमारा V से शुरू है, यहाँ पे U से शुरू है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। तो V से शुरू ये भी है, ये भी है, ये भी है, अभी हम 3 ऑप्शन में फंस चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें एलिमिनेशन का ही यूज करना होता है। ठीक है, देखिएगा -2, तो इसका मतलब 18 में से 2 गए 16, 16 का मतलब P दोस्तों, तो यहाँ पे तो T आ गया दूसरा, तो ये भी हमारा गलत हुआ, एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो चुका, यहाँ पे भी P है और यहाँ पे भी P है। ठीक है दोस्तों, और अगला भी क्या है दोस्तों, C है, अगला भी C है। तो दोस्तों हम चौथे नंबर वाला चेक करेंगे, चौथे नंबर वाला, चौथे नंबर पे यहाँ G है और यहाँ H है, तो मैं इसको चेक नहीं करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा, यानी कि +2 -2 +2 -2, तो यहाँ पे -2 करूंगा, है ना, -2, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे दोस्तों क्या है 8, तो इसका मतलब 7 वाला आंसर हमारा करेक्ट है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना होता है जल्द, ताकि हम
कुछ आसान आसान से क्वेश्चनों में अपना समय बचा सके और अच्छे क्वेश्चनों में वो कीमती समय वहां पे लगा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये काम करना होता है एग्जाम में और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम पढ़ो, देखो पहचानो क्या है इसमें। ठीक है, पढ़िएगा। देखिएगा भाई, एक निश्चित कूट भाषा में यदि बिल्डिंग को 2, 21, 9, 12, 4, 9, 14, 7 के रूप में कोड किया जाता है तो SKYSCRAPER को कैसे कोडित किया जाएगा। तो आप जैसे इसको थोड़ा सा घूर के देखते हो ना, तो आप समझ चुके होंगे। तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, केवल प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दी गई। ठीक है ना, तो S की प्लेस वैल्यू 19 है, 19 है, 19 है, सब जगह 19 है दोस्तों। K की प्लेस वैल्यू 11 है, सब जगह 11 है। Y की प्लेस वैल्यू 25 है, लेकिन ये गलत हो चुका है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है। ठीक है, S की प्लेस वैल्यू 19 है, सब जगह 19 है। ठीक है, अगला भी 3 है, सब जगह 3 है। देखो ये तो ऑप्शन हमने एलिमिनेट ही कर दिया, इसको तो मैं चेक ही नहीं करना अब, है ना। तो 25, 19, 3 है ना, ये 17 है, ये 1 है और ये 18 है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे चेक करने वाला सी से अगले वाला। सी से अगले वाला दोस्तों क्या है, आर। आर का मतलब 18, 18 है ना आर का मतलब, तो 17। ये भी आंसर गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 आ चुका, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे 18 आया, तो उसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करो, या तो फिर सबके लिख दो या फिर ऑप्शन एलिमिनेट करो। तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ तक सेम दे रखा था, प्लेस वैल्यू यहाँ तक क्या है हमारी सेम है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से ऑप्शन से ही देख कर बता दूंगा कि ये 25 है, 25 है, 11 है, 19 है, 19, 11, 25, 19, 3 यहां तक बिल्कुल सेम चल रहा था। तो हम उसी नंबर को पकड़ेंगे जहां पे डिफरेंट है ना। तो 17, 3 से अगले वाला, 3 का मतलब सी है, और इससे अगले वाला आर 18 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18 वाला आंसर होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से देखना होता है। कभी आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में भी क्या करोगे, प्लेस वैल्यू लिखना शुरू कर दोगे। और कुछ बच्चे, उनकी तो यही दिक्कत है ना, वे तो वहां से रफ पेज पे से नंबर देखेंगे और लिखते चले जाएंगे, तो टाइम वेस्ट करेंगे वे। तो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो आपको बता चुका। क्वेश्चन नंबर 75 भाई, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन के बारे में हमने बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा था जब हमने शिफ्ट फर्स्ट डिस्कस किया था। वीडियो 2018 शिफ्ट फर्स्ट, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 क्लास में मैंने बांट दिया था। तो उसमें ब्लड रिलेशन का मैंने कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपने नहीं देखी वे क्लास, तो आप पहले क्लास 1 को देखिए, वहां पे जब ब्लड रिलेशन का मैंने अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे जहां पे मुझे लगेगा कि ये अलग क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट केवल वहीं पे बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए क्लास 1 में मैंने सबसे ज्यादा टाइम लिया, अच्छे से समझाया, तो वहां पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सबका बच्चों का, जिसने देख ली होगी। और जिसने नहीं देखी होगी तो भाई उसको देख लो जाके वहां से, तब ये क्वेश्चन करना। ठीक है ना, चलिएगा। तो भाई मैंने आपको बताया था कि अगर मेल होगा तो मेल को हम, यानी कि मेल का मतलब पुरुष होगा, उसको हम ट्राइंगल में कैद करेंगे, और जो फीमेल होगी यानी कि महिला होगी, उसको हम सर्किल में कैद करेंगे। अगर कई बार बड़ा नाम आ जाता है मेल यानी कि पुरुष का, है ना, बड़ा नाम आ गया, तो उसको हम रेक्टेंगल में भी कैद कर सकते हैं। ठीक है, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे हम कि बड़ा नाम है कि छोटा नाम है। ठीक है, चलिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, बोला सिंपल और साफ सुथरी ट्री बनानी होती है हमें। ठीक है, ए बी का पति है, ए बी का पति है। तो भाई दोस्तों ए जो है वो बी का पति है। अब ये बताओ पति कौन है, ए। तो जेंडर क्लियर दोस्तों हमें ए का हुआ, तो इसका मतलब ये हमने ट्राइंगल में कैद कर दिया क्योंकि ये पुरुष है। अगर ए पति है बी का, तो दोस्तों बी महिला होगी, इसको हमने सर्किल में कैद कर दिया। अब इनका गठबंधन, क्योंकि पति पत्नी है, गठबंधन हुआ होगा, तो गठबंधन का निशान हमारा प्लस का होता है। तो ए प्लस बी कर दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी दोनों पति पत्नी है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अब ये कहता है कि सी बी का भाई है। सी कौन है, बी का भाई है। अब सी कौन है भाई, बी का भाई। तो सी भाई हो गया, इनके जेंडर क्लियर है हमारा सी का, तो सी बी का भाई हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि डी बी का पिता है। डी किसका पिता है भाई, बी का पिता है। तो डी बी का पिता है, डी को ऊपर बनाओ, यानी कि बड़ी पीढ़ी होगी तो ऊपर बनाओगे, है ना। सेम जनरेशन होगी तो हॉरिजेंटल चलाओगे, है ना, क्योंकि सी बी का भाई है तो एक ही पीढ़ी की बात हो रही है, तो हॉरिजेंटल बनेगा, उसी के साइड में बनेगा। ठीक है दोस्तों, और डी बी का पिता है, जेंडर क्लियर है डी का, तो ये क्या बनेगा भाई, पिताजी बनेगा किसका, बी का। तो सी का भी पिता हुआ, तो ए का तो ससुर लगेगा ना डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि ई जो है वो बी का बेटा है, ई बी का बेटा है।
ई बी का बेटा है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटी जनरेशन में आया तो नीचे बनेगी ई बी का क्या है, बेटा है। तो भाई ई अगर बी का बेटा है तो ए का भी बेटा होगा, क्योंकि ए और बी दोनों पति पत्नी है। तो बी का बेटा अगर ई है तो ए का भी तो बेटा ई होगा। तो ई क्या होगा दोस्तों, सी का भांजा होगा, है ना। और सी क्या होगा, ई का मामा होगा। और डी क्या होगा दोस्तों, ई का नाना होगा। तो सारा का सारा बिल्कुल साफ सुथरी ट्री इस तरीके से बनानी है ताकि सारे के सारे संबंध यहां से निकल जाए। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि एफ ए की बेटी है। एफ किसकी बेटी है दोस्तों, ए की बेटी है। तो ए की बेटी है एफ, ये यहां पे मैंने लिख दिया एफ ए की बेटी है। तो एफ ए की भी बेटी है, बी की भी बेटी है, और एफ जो है ई की बहन लगेगी, और ई जो है एफ का भाई लगेगा। यहां से सारा क्लियर है, ठीक है ना। एफ डी के बीच में क्या संबंध है, तो आपसे यही जानना चाहता है कि एफ डी के बीच में क्या संबंध है। एफ और डी के बीच में क्या संबंध है ये जानना चाहता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर डी ई के नाना है तो एफ के भी तो नाना लगेंगे ना, क्योंकि ये बहन भाई हुए दोनों आपस में, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये धेती है और ये नाना है, यानी कि नातिन भी बोल सकते हो। ये अगर नाती है तो ये नातिन भी है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं नाना और नातिन का रिश्ता है, नाना और नातिन, नातिनी नतिनी, है ना। देखो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पति पत्नी का रिश्ता नहीं होगा, भाई बहन का रिश्ता नहीं होगा, दादी पोता का रिश्ता नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ कि भाई अगर नाना है तो इसकी धेती लगेगी, यानी कि नतिनी लगेगी। तो यानी कि डी और एफ के बीच में जो संबंध हुआ वो नाना और नातिनी का हुआ। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल क्लीन, एकदम क्लियर, साफ सुथरी ट्री बनानी होती है अगर आपको बिल्कुल अच्छे से अपना आंसर देना है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 676। तो भाई इसमें भी कुछ ऐसे ही है क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का ही। सुधाकर सुधा का पति है, तो बनाते जाओ बस सीधा। सुधाकर, ये हो गया हमारा सुधाकर, सुधाकर, ठीक है ना। सुधाकर सुधा का पति है। भाई मैंने इसको किस में कर दिया, रेक्टेंगल में कैद कर दिया, क्योंकि बड़ा नाम था तो मैंने इसको रेक्टेंगल में ले लिया। ठीक है ना। सुधाकर सुधा का पति है, पति है तो प्लस का निशान लगाओ। किसका पति है भाई, सुधा का। सुधाकर सुधा का पति है। सुधाकर सुमेधा के नाना है, सुधाकर सुमेधा के नाना है। अब समझिए भाई, सुधाकर किसी के नाना है। नाना किसके होंगे, अपनी बेटी का जो बच्चा होगा, अपनी बेटी का जो बच्चा होगा। तो इसका मतलब सुधाकर की कोई बेटी होगी और उसका जो बच्चा होगा, बच्चा क्या है यहाँ पे, सुमेधा। सुमेधा क्या है यहाँ पे, महिला ही है अभी, है ना, सुमेधा। ये यहाँ पे लिखा मैंने सुमेधा। ठीक है दोस्तों। तो सुधाकर सुमेधा के नाना हुए, क्योंकि नाना तभी बनेगा दोस्तों जब उसकी बेटी होगी और बेटी का जो बच्चा होगा उसके नाना लगेंगे सुधाकर। ठीक है दोस्तों। तो सुधाकर सुमेधा के नाना है और सुधा सोमेश की दादी है। सुधा सोमेश की दादी है। अब सोमेश की दादी कौन है, सुधा। तो इसका मतलब बेटा हुआ होगा कोई, है भाई, इसका कोई बेटा है यहाँ पे, ये रहा बेटा। और इसका जो बेटा है कौन, सोमेश। इसका जो बेटा है वो कौन है दोस्तों, सोमेश। तो सोमेश यहाँ पे होगा। तो ये हुआ दोस्तों हमारा सोमेश। सोमेश की दादी कौन है दोस्तों, सोमेश की दादी है सुधा, यानी कि इसके बेटे का बेटा। तो सोमेश हुआ, सोमेश की दादी कौन बनेगी, सुधा। ठीक है ना, सोमेश की दादी है। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता है। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता है ना। राकेश और रितिका किसके माता पिता, सुमेधा के। तो रितिका दोस्तों कौन है, ये रितिका है। इसका मतलब रितिका कौन लगेगी, इसकी सुमेधा की मां बनेगी। ठीक है दोस्तों। और इसने शादी किससे की, राकेश से। इसने शादी किससे की भाई, ये हमारा राकेश। राकेश ने इससे शादी की। राकेश और रितिका सुमेधा के कौन है, माता पिता। तो रितिका मां बनेगी सुमेधा की, और सुमेधा के पिताजी कौन बनेंगे, राकेश। ये लिखा हुआ है, राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता है। जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। सोमेश कौन है भाई, ये रोमेश और रोमा। तो रोमेश कौन होगा, ये रहा रोमेश। रोमेश और रोमा का बेटा है। तो रोमेश ने शादी किससे की भाई, रोमा से शादी की। किससे, रोमा से। तो ये हुई हमारी रोमा। ठीक है ना। रोमा से शादी किसने की, रोमेश ने। ठीक है, रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध है, रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध है। तो हमें ये बताना है दोस्तों कि हमारा जो ये रोमेश है और जो रितिका है, ये रितिका थी भाई, ये कौन थी, रितिका थी। ठीक है ना। तो संबंध किसके बीच में बताना है, इन दोनों के बीच में संबंध बताना है क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, भाई रितिका सुधाकर की बेटी है और सुधा की भी बेटी है,
और रोमेश सुधा का बेटा है और सुधाकर का भी बेटा है। तो इसका मतलब इन दोनों में संबंध कौन सा हुआ दोस्तों? इन दोनों में संबंध है आपस में भाई बहन का। क्या संबंध है दोस्तों? भाई बहन का। रितिका बहन है रोमेश की, और रोमेश क्या लगेगा भाई रितिका का? रितिका का लगेगा भाई। तो आंसर क्या होगा भाई दोस्तों? आंसर होगा हमारा फिर देवर भाभी तो हो ही नहीं सकता, चचेरा भाई बहन हो ही नहीं सकता क्योंकि सगे भाई बहन है, चाचा भतीजी नहीं हो सकता, भाई बहन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? तो जब भी आप क्वेश्चन को करो बिल्कुल साफ सुथरी ट्री बनानी चाहिए आपको, ताकि तुम क्वेश्चन को जल्दी कर पाओ और समझ भी जल्दी पाओ। एक रिलेशन यहां से क्लियर है। ठीक है दोस्तों, एक रिलेशन देखियो भाई। सुधाकर की लड़की रितिका है, रितिका की लड़की सुमेधा है, सुमेधा के नाना सुधाकर बनेंगे, और रितिका के जो सुमेधा के जो पिताजी होंगे वो राकेश होंगे। दोनों की शादी है, सब कुछ हो रखा है यहाँ पे क्लियर है ना। रोमेश के जो जीजा बनेंगे वो कौन बनेंगे? राकेश बनेंगे। ठीक है, और रोमेश की पत्नी रोमा है, सब कुछ क्लियर है। रितिका की भाभी कौन होगी दोस्तों? रोमा होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि रत्नाकर कहता है कि मैं रश्मि का भाई हूं। तो रत्नाकर कहता है कि मैं रश्मि का भाई हूं। रत्नाकर और रश्मि दोनों भाई बहन है। ठीक है ना, जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। अगर रश्मि सदानंद और सुरेखा की पोती है तो बेटा रत्नाकर भी तो सदानंद और सुरेखा की पोता होगा। ए भाई, अगर रश्मि सदानंद और सुरेखा की पोती है और रत्नाकर रश्मि का भाई है तो रत्नाकर भी सदानंद का और सुरेखा का पोता होगा। यहां से हमें इस बात का पता चल चुका। रश्मि कहती है कि मैं रजनी की बेटी हूं, तो भाई रत्नाकर भी तो रजनी की बेटा होगा। है भाई, अगर रश्मि रजनी की बेटी है तो रश्मि का भाई है रत्नाकर, तो रत्नाकर भी रजनी का बेटा हुआ। ठीक है, जो सुरेखा की बहू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रजनी है सुरेखा की बहू। रश्मि कौन है? सॉरी, रजनी कौन है? सुरेखा की बहू। तो रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध है? तो ये तो यार पहली लाइन से ही पता लग रहा है कि रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध है। तो रत्नाकर और सदानंद, सदानंद जो है रत्नाकर का दादा है और रत्नाकर जो है सदानंद का पोता है। तो दादा पोते का संबंध है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में तो ट्री की भी जरूरत नहीं थी, देखते ही पता चल चुका कि अगर रश्मि सदानंद और सुरेखा की पोती है और रत्नाकर रश्मि का भाई है तो इसका मतलब रत्नाकर सदानंद का पोता होगा। और ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो हमें ट्री बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, समझ चुके होंगे, अपने आप ट्री बना लेना अगर बनानी होगी तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे देखते हैं हम, किस नजरिए से देखते हैं, इसको समझना है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 अच्छा खासा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा आप एक बार, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन है ये कि यदि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको भी एग्जाम में इस तरीके से काम करना है। ये एंड हुआ, ये कहीं का निशान है एंड का, और ये कह रहा कि ए बी का पति है। तो क्या एंड का मतलब दोस्तों? पति। एंड का मतलब है हमारा ये यहाँ पे पति, लेकिन पति कौन है दोस्तों? ए बी का पति है। जेंडर हमें किसका क्लियर हुआ? ए का। जेंडर किसका क्लियर है भाई? ए का, कि ए पति है। तो यानी कि मैंने इस तरीके से एरो का निशान लगा दिया ताकि मुझे पता लगे कि जेंडर पहले वाले का क्लियर है, दूसरे वाले का क्लियर नहीं है। ठीक है ना, ए बी का पति है। वैसे यहाँ पे पति है अगर ए बी का, तो बी क्या बनेगी? पत्नी बनेगी। यहाँ दोनों का जेंडर क्लियर है दोस्तों। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, लेकिन हमें यहाँ ये पता लगा कि जेंडर हमें पहले वाले का क्लियर है जो स्पष्ट दिया गया है। ठीक है, ए हैश बी का अर्थ है ए हैश बी, तो यहाँ पे हैश है और इसका अर्थ है कि बी ए का बेटा है। तो हमें अब की बार जो क्लियर हुआ जेंडर वो दूसरे वाले का हुआ, कि ए और बी में से दूसरे वाले का, कि बी जो है ए का बेटा है। तो क्या है दोस्तों? हैश का मतलब बेटा, लेकिन दूसरे वाले का जेंडर क्लियर हुआ। ठीक है दोस्तों, कि बी का जेंडर क्लियर हुआ ए और बी में से। ठीक है भाई, अब देखते हैं ए एट द रेट बी का अर्थ है, ए एट द रेट बी का जो अर्थ है वो है बी ए की बहन है। तो दूसरे वाले का जेंडर क्लियर है, बहन है। ठीक है ना, तो इस तरफ को मैंने एरो को निशान लगाया ताकि मुझे ये रहे कि दूसरे वाले का क्लियर है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए का भाई है। तो परसेंटेज का साइन क्या कहता है? भाई। क्या कहता है? भाई। और जेंडर किसका क्लियर है? दूसरे वाले का, कि बी ए का भाई है। ठीक है ना, बी ए का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का अर्थ निश्चित रूप से यह है कि एस टी का भाई है? तो हमें दोस्तों ये बताना है कि एस जो है वो टी का भाई है, एस टी का भाई है, ये बताना है, एस टी का भाई है। तो दोस्तों देखिए,
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम केवल एक कंसेप्ट पर काम करते हैं, और वो है हमारा जेंडर। कि हमें ये पता चल चुका कि जो एस है वो मेल है न कि फीमेल है। एस क्या है दोस्तों? मेल है। क्लियर हुई बात? एस क्या है? मेल है। तो एस टी का भाई है, सेम जनरेशन है, तो दोनों के एक साथ बनाया मैंने हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना? तो मैं अब यही देखना चाहूंगा कि कौन से ऑप्शन में एस मेल है। जिस ऑप्शन में एस फीमेल होगी वो हमारा आंसर गलत होगा। ठीक है ना? इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिएगा दोस्तों, तो आप ये देखिएगा पहले ऑप्शन में एस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं पहले इन दोनों साइन को चेक करूंगा। ठीक है ना? तो एट द रेट का मतलब क्या था दोस्तों? एट द रेट का मतलब है बहन, और सेकंड वाले का जनरेशन क्लियर हुआ दूसरे वाले का। अगर मैं एट द रेट की बात करूं, इसका मतलब बहन है, तो इसका मतलब एस का जेंडर क्लियर है भाई दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि दूसरे वाले का आर और एस के बीच में है ये एट द रेट, और आर एट द रेट एस के बीच में अगर ये साइन लगा हुआ है, तो सेकंड वाले का एट द रेट का मतलब है बहन, और सेकंड वाले का जेंडर क्लियर हुआ, तो एस जो है मेल नहीं है यहाँ पे, फीमेल है। कौन है? एस क्या है भाई? फीमेल है। कि एस क्या है? बहन है, यानी कि एस क्या लगेगी? आर की बहन लगेगी। आर की बहन कौन है? एस है। लेकिन हमें पता है कि एस जो है मेल है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका। ठीक है ना? क्योंकि इस ऑप्शन में एस को फीमेल कर दिया गया, तो इसका मतलब ये गलत है, जबकि एस तो मेल था। ठीक है ना? इस तरह ही देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखता हूं मैं, एस यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है ना? तो हम दो साइन पे काम करेंगे, एक तो लेफ्ट वाले पे, एक राइट वाले पे। एट द रेट क्या बोलते हैं? ये एंड का निशान है। एंड का निशान क्या बोलता है? पति। एंड का निशान क्या बोलता है? पति। तो पहले वाले का जेंडर क्लियर है, एरो का निशान इधर को है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो है एस का पति है भाई। क्यू जो है एस का पति है। यहाँ पे बीच में निशान आ गया प्लस का, और एस क्या होगी? फीमेल, क्योंकि क्यू एस का पति है। और अगर क्यू एस का पति है तो एस फीमेल होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा जो एस होगा वो क्या हो चुका? फीमेल हो चुका। ये बी ऑप्शन हमारा गलत है। बहुत तेजी में करना होता है दोस्तों ये। ठीक है ना? यहाँ तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, और ना बहुत फास्ट सेकंडों में आंसर देना होता है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे ये एस लिखा हुआ है, तो आप मुझे एक बात बताओ, एट द रेट का मतलब क्या है दोस्तों? बहन, यानी कि आर और एस के बीच में एट द रेट लगा हुआ है, और एट द रेट सेकंड वाले का जनरेशन जेंडर क्लियर करता है, तो इसका मतलब आर की जो बहन है दोस्तों वो कौन है? एस है। आर की बहन कौन है दोस्तों? एस है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ चुका? एस फीमेल आ चुकी। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका मतलब। तो दोस्तों, जब भी आप चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओ, तो आपको चौथा ऑप्शन चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें समय बर्बाद नहीं करना होता। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो चुका। ठीक है, तो आप चाहो तो ट्री बनाकर चेक कर सकते हो, अगर नहीं चाहते एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करना चेक, है ना? आपने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके, तो इसका मतलब डी ऑप्शन ही हमारा पक्का जवाब है। चलो देखते हैं, हम ट्री से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एंड का निशान है ये पति, यानी कि क्यू क्या है भाई? पति। क्यू क्या है भाई हमारा? इसका पी का पति हुआ, ये क्यू पी का पति हुआ। ठीक है, हैश का मतलब है बेटा, हैश का मतलब है बेटा, और बेटा है दूसरे वाले का, तो टी क्या होगा दोस्तों? पी का बेटा। टी क्या होगा? पी का बेटा। ये हो गया यहाँ पे टी पी का बेटा, और परसेंटेज का मतलब है भाई। एस भाई हो गया किसका? टी का। एस भाई है किसका? टी का। एट द रेट का मतलब है बहन, तो आर बहन है एस की। आर बहन है दोस्तों एस की, तो ये ट्री बनेगी कि क्यू पी का पति हुआ, और पी का बेटा टी हुआ, तो क्यू का भी बेटा टी है, और एस जो है टी का भाई है, और एस की बहन आर है। तो इसके तीन बच्चे हैं क्यू और पी के। तो इसमें यही कहा था कि कौन सा? एस टी का भाई है, तो एस टी का भाई है। यहाँ पे जेंडर भी जो है हमारा मेल है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप चीजों को समझ पाए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं हम। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 79, दिए गए कथनों को पढ़े, कोई अच्छा, ये तो कथन निष्कर्ष के सिलॉग्स के क्वेश्चन आ चुके, और सिलॉग्स जो चैप्टर है मेरा फेवरेट है ना? तो इसमें हम जो है क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वेन डायग्राम से कभी कभी बच्चा गलती कर देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही जवाब नहीं दे पाता बच्चा वेन डायग्राम से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते, हमेशा हम थॉट पे काम करते हैं। ठीक है ना? तो थॉट पे किस तरीके से काम करते हैं वो आपको क्लास करनी पड़ेगी, तभी चीजें क्लियर होगी। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बताऊंगा बच्चा गलती कहां करता है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है, दिए गए कथनों को पढ़े, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है। ये कह रहा कि कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है। अगर ये टैबलेट है, कह रहा कि कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर का टैबलेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है।
कंप्यूटर, सी फॉर कंप्यूटर, टी फॉर टैबलेट मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो टैबलेट और कंप्यूटर में नो रिलेशन का है, नो रिलेशन का डायग्राम रहेगा कि टैबलेट और कंप्यूटर में कोई रिलेशन नहीं है, तो दूर दूर कर दिया मैंने इसको। अब कह रहा है कि सभी कंप्यूटर मोबाइल है, जितने भी कंप्यूटर है सारे के सारे क्या है भाई, मोबाइल है, तो ये हो गया मोबाइल, ये हो गया हमारा मोबाइल, ठीक है दोस्तों। तो बच्चा डायग्राम बनाएगा इस तरीके से, फिर ऑप्शन देखेगा और अपना आंसर देना शुरू करेगा। कह रहा कि कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, कह रहा कि कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है। बच्चा कहेगा बिल्कुल सही कह रहा भाई, बिल्कुल सही है कि कोई टैबलेट मोबाइल है ही नहीं, दूर दूर है, तो बिल्कुल सही हो चुका। और इसको सही काटते ही आंसर देके वो अगले क्वेश्चन पे निकल जाएगा कि भाई चलो क्यों चेक करना, एक ऑप्शन पे तो टिक मार्क लगाना है, बाकी 3 ऑप्शन गलत ही होंगे। जब पहले ही सही मिल गया और वो अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा और वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, देखियो कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सही होगा फिर तो है भाई। अगर कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, यहां पर दिखाई दे रहा है ना कि कोई सा भी मोबाइल टैबलेट तो है ही नहीं, और कोई टैबलेट मोबाइल भी नहीं है, तो इसका मतलब दोनों सही हुए कि नहीं। यहां से चलिएगा, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, कह रहा है कि कुछ मोबाइल कंप्यूटर है। हाँ भाई, जितने ये वाले मोबाइल हिस्सा हो गए कंप्यूटर भी तो है, तो ये तो सी भी सही हो गया भाई। सभी मोबाइल कंप्यूटर है, जितने भी मोबाइल है सारे कंप्यूटर है क्या? नहीं भाई, सारे मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, लेकिन सारे कंप्यूटर मोबाइल जरूर है, लेकिन सारे मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, तो इसका मतलब डी तो इसलिए गलत हो गया। लेकिन दोस्तों 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हमने सही निकाल दिए वेन डायग्राम से, समझ रहे बात को। वेन डायग्राम से हमने 3 ऑप्शन को सही निकाल दिए, जबकि ऑप्शन पे तो एक सही होगा, केवल एक पे टिक लगाना होता है। तो इसका मतलब गलती कहाँ की, मैं बताऊंगा गलती कहाँ की। बच्चा केवल एक वेन डायग्राम बनाता है, वो ये नहीं सोचता कि इस क्वेश्चन में ये पहला वेन डायग्राम है, एक वेन डायग्राम और बनेगा, अब वो समझना, वो दूसरा कौन सा बनेगा उसको समझना है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है ये दिया गया, इसका मतलब टैबलेट और कंप्यूटर का नो रिलेशन का बनेगा, टैबलेट और कंप्यूटर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ये बात इसने बोल दी। कह रहा कि सभी कंप्यूटर मोबाइल है, कह रहा कि सभी कंप्यूटर मोबाइल है। अब ये बताओ कहीं भी इसमें कथन में ये बात कही गई कि मोबाइल में और टैबलेट में कोई रिश्ता नहीं है भाई, मोबाइल और टैबलेट का कोई रिश्ता दिया गया है क्या? तो इसका मतलब मैं पॉसिबिलिटी का बनाऊंगा दूसरा कि उसका हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहां पे तो है नहीं इसका मतलब। तो दूसरा जो बनेगा वो पॉसिबिलिटी का बनेगा कि भाई चित्र जो बनेगा ये टैबलेट का होगा, ये कंप्यूटर का होगा। किसका? कंप्यूटर का। अब अगला जो बनेगा दोस्तों वो मोबाइल का ये बनेगा। तो सेकंड जो फिगर बनेगी हमारी वो ये बनेगी, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है ना। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो इसमें मोबाइल का टैबलेट के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसमें मोबाइल का टैबलेट के साथ रिश्ता मुझे दिखाना पड़ा, क्योंकि हमारे कथन ने स्पष्ट कुछ नहीं दिया कि मोबाइल का टैबलेट के साथ रिश्ता है या नहीं है। तो एक जगह तो मैंने रिश्ता नहीं बनाया और एक जगह मैंने रिश्ता बना दिया टैबलेट और मोबाइल का। अब अगर दोनों ऑप्शन में अगर बातें सही है तो हमारा निष्कर्ष सही होगा, अगर किसी एक में गलत साबित हो गया ना तो सारा गलत होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं पहला ऑप्शन देखता हूं, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, तो पहले फिगर के हिसाब से, पहले डायग्राम के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही हुई। फिर मैं गया सेकंड फिगर में, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं भाई कुछ टैबलेट मोबाइल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने दूसरे वाले ने इसको गलत काट दिया। तो फाइनल क्या होगा दोस्तों, ये गलत होगा। फाइनल क्या होगा, अब ये गलत होगा। कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, पहले वाले डायग्राम के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं दूसरे डायग्राम पे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि नहीं भाई कुछ मोबाइल टैबलेट है, कुछ मोबाइल क्या है, टैबलेट है। ये कह रहा है कि कोई भी मोबाइल टैबलेट नहीं है, लेकिन कुछ तो है, तो इसका मतलब दूसरे वाले निष्कर्ष पे अगर मैं गया तो ये क्या हुआ हमारा, ये गलत हुआ। तो अगर दोनों में से एक में भी गलत हो गया तो फाइनल क्या मानते हैं हम, गलत ही मानते हैं, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन को देखते हैं, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है। हाँ ठीक है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है भाई, इतने मोबाइल जो होंगे ये कंप्यूटर भी है, समझ रहे बात को, इतने मोबाइल तो कंप्यूटर भी है। और यहां पे हम देखते हैं अगर कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, इतने मोबाइल कंप्यूटर है कि नहीं, यानी कि दोनों में बात सही हुई।
कुछ मोबाइल कंप्यूटर है तो दूसरे में भी सही है, पहले में भी सही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, सभी मोबाइल कंप्यूटर है, सभी के सभी मोबाइल कंप्यूटर है गलत, सभी मोबाइल कंप्यूटर है, दोनों में ये बात गलत हुई, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये गलत होगा। तो इसका मतलब हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन होगा, ना तो ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। अगर आप इसको वेन डायग्राम से करोगे दोस्तों तो इस तरीके से करना पड़ेगा, दो दो चित्र बनाने पड़ेंगे, दो दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो पहला टाइम वेस्ट हुआ आपका डायग्राम बनाने में, फिर दूसरा टाइम वेस्ट होगा आपको दोनों में चेक करने में। इसलिए मैं कहता हूं कि वेन डायग्राम से कभी भी नहीं पढ़ना इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूं करना कैसे है, देखिएगा। अगर आप देखो, इस चैप्टर को मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा किसी दिन टाइम से निकाल के अच्छे से बिल्कुल, ताकि फिर बच्चा गलती ना करे कुछ भी। तो लेकिन अभी देख लो आप, ठीक है ना, देखिएगा कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, सभी कंप्यूटर मोबाइल है। ये पॉजिटिव निष्कर्ष है और ये हमारा निगेटिव निष्कर्ष है। जब हमारा पॉजिटिव और निगेटिव का कनेक्शन होता है तो हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों वो निगेटिव बनेगा, हमारा जो निष्कर्ष बनेगा दोस्तों वो निगेटिव बनेगा। आप खुद सोचिए, एक पॉजिटिव व्यक्ति और एक निगेटिव व्यक्ति अगर साथ में बैठा दिए जाए तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि जो निगेटिव व्यक्ति होगा वो पॉजिटिव व्यक्ति पे हावी हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव को भी निगेटिव बना देता है। अगर आप मैथमेटिक्स की भाषा में देखते हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों मिलकर हमेशा निगेटिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको भी देखते हो तो दोस्तों निगेटिव और पॉजिटिव अगर दो व्यक्तियों को साथ साथ बैठाओगे, एक पॉजिटिव को एक निगेटिव को, तो हमेशा क्या देंगे, दोनों के दोनों मिलकर निगेटिव ही निष्कर्ष देंगे, यानी कि पॉजिटिव व्यक्ति भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा, तो मैं तो समझाने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव हमेशा निगेटिव निष्कर्ष देता है, ठीक है, अगर इन दोनों का हम कनेक्शन कराए, अगर इन दोनों को हम कनेक्ट करें। अब कनेक्ट करने के लिए दोस्तों कॉमन टर्म, जो कॉमन शब्द होता है उसका होना जरूरी है। ठीक है ना, कॉमन शब्द आपको यहाँ पे कंप्यूटर दिखाई दे रहा, यहाँ पे भी कंप्यूटर दिखाई दे रहा, लेकिन कॉमन शब्द के साथ साथ एक चीज और होती है भाई, कम से कम किसी एक कॉमन शब्द से पहले, कम से कम किसी एक, यानी कि दो कॉमन शब्द में से किसी एक के सामने या तो सभी लिखा होना चाहिए या फिर कोई नहीं लिखा होना चाहिए। या तो सभी लिखा हो या फिर क्या लिखा हो, कोई नहीं लिखा हो। ठीक है ना, अब यहां पे मैं देखता हूं कि ये निगेटिव है, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसके पहले नो लिखा होता है, कोई नहीं लिखा होता है, ये मैं मान के चलता हूं। कंप्यूटर से पहले यहां सभी है, तो इसका मतलब कनेक्शन तो दोस्तों होगा, और जब कनेक्शन होगा तो ये जो कॉमन टर्म वाला हिस्सा होता है ना, ये कटेगा, ये क्या होगा, कटेगा। अब ध्यान दो दोस्तों, ये हुआ एक स्पेशल केस, ये पॉजिटिव से निगेटिव। देखो पॉजिटिव से निगेटिव, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारा कुछ से शुरू है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारा अगर कुछ से शुरू है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, देखो ये वाला हिस्सा तो कट ही जा चुका, ये कट चुका, ठीक है ना। तो मैं बात करूंगा केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट में, ऑब्जेक्ट में। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है इससे पहले हमेशा क्या लिखा होता है दोस्तों, कुछ लिखा होता है, सम लिखा होता है। क्या लिखा होता है, सम लिखा होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है इससे पहले हम कुछ मान के चलते हैं कि कुछ लिखा होता है, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है इससे पहले कोई नहीं लिखा होता है, ये हम मान के चलते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिएगा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारा कुछ से शुरू हो तो केवल पॉजिटिव से निगेटिव ही हम पढ़ते हैं, उसको केवल पॉजिटिव से निगेटिव ही पढ़ते हैं, और एक ही निष्कर्ष निकलता है, एज इट इज निकलता है, केवल एक निकलेगा, ठीक है। और वो क्या निकलेगा, कुछ मोबाइल टैबलेट नहीं है, ये लिखने का, कुछ मोबाइल टैबलेट नहीं है, कुछ मोबाइल टैबलेट नहीं है, कुछ मोबाइल टैबलेट नहीं है। तो केवल एक निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, एक, कुछ मोबाइल टैबलेट नहीं है। क्लियर होगी बात। इसके अलावा टैबलेट और मोबाइल के बीच में जो भी तुम्हारे निष्कर्ष होंगे सारे के सारे आंख बंद करके गलत काट दियो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यार ये तो स्पेशल केस है जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर पढ़ा जाएगा, कि कुछ मोबाइल टैबलेट नहीं है, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, गलत, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, गलत। अब मोबाइल कंप्यूटर की बात कर रहा है, मोबाइल कंप्यूटर तो तुम्हें दूसरे वाले में मिल जाएगा। अब मोबाइल से कंप्यूटर पढ़ा, यानी कि इसने उल्टा रीड कर लिया, तो कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, बिल्कुल सही हो गया। यानी कि कोई भी कथन होगा वो दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक बार सीधा, एक बार उल्टा। और जब हमने उसको उल्टा पढ़ा तो क्या पढ़ा, कुछ मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, बिल्कुल सही हुआ।
सभी मोबाइल कंप्यूटर है, सभी मोबाइल कंप्यूटर है। भाई सभी को, कुछ को क्या पढ़ रहा है, सभी पढ़ रहा, इस सभी के कारण ये गलत हुआ, तो ये गलत हुआ, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी ये चीजें क्लियर तभी होगी दोस्तों जब ये चैप्टर बिल्कुल सीरीज को मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा एक बार, ठीक है ना, तब आप इसको क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका। अगर आप इस चैप्टर को सीख गए ना तो आपकी नजरें ही काफी है इस क्वेश्चन को सही साबित करने के लिए, इस क्वेश्चन में आंसर सही देने के लिए। केवल नजरें, ना तो पेन चलाने की जरूरत होती और ना ही ज्यादा सोचने की जरूरत होती। केवल ऑप्शन देखना और एक बार कथन देखना और बस सही टिक लगाना, बस इतना काम होता है इस श्लोक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, आप भी सीख जाओगे धीरे धीरे इस चीज को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, ये भी श्लोक्स का ही क्वेश्चन है, देखते हैं अब मैं इसको वेन डायग्राम से नहीं करूंगा, हालांकि वेन डायग्राम से भी आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। सिंपल है, सभी सभी वाले है सारे, तो सिंपल है क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, वेन डायग्राम से हो सकता है। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब ये वाला इस तरह का जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया, ये क्वेश्चन बच्चा वेन डायग्राम से गलत करेगा ही करेगा, हमेशा गलत करेगा, ठीक है। तो आप नहीं करोगे फिर गलत कभी, ठीक है। चलिए भाई, ये कह रहा कि सभी जेबरा घोड़े हैं और सभी घोड़े गधे हैं, ठीक है। कॉमन टर्म है भाई, कॉमन टर्म है, तो सभी है, बिल्कुल कटेगा, ये तो कटेगा ही। अगर मैं निष्कर्ष करता हूं, इसका कनेक्शन करके निष्कर्ष करूंगा तो सभी जेबरा गधे हैं, ये बिल्कुल सही होगा। कुछ जेबरा गधे हैं, ये भी सही होगा, और कुछ गधे जेबरा है, ये भी सही होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कह रहा कि सभी जेबरा गधे है, सभी जेबरा गधे है, बिल्कुल सही है भाई, सभी जेबरा गधे है, सभी गधे जेबरा है, सभी गधे जेबरा है। उल्टा रीड कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के नाते यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ, और कुछ को हम सभी नहीं पढ़ सकते बेटा। इसने क्या कर दिया, गलती कर दी, सभी पढ़ दिया, कुछ को क्या पढ़ दिया, सभी। अरे 50 रुपए को 100 तो नहीं बना सकते ना, लेकिन 100 रुपए को 50 जरूर बनाया जा सकता है। 50 के पानी 50 से खा लो, 50 तो बचेंगे ना, 100 के 50 बना लोगे, लेकिन 50 को तुम 100 नहीं बना सकते, समझ रहे बात को। तो वही चीज यहाँ पे है कि कुछ को तुम सभी नहीं पढ़ सकते। अगर यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के नाते ऑब्जेक्ट से पहले कुछ लिखा हुआ है तो आप उल्टा जब रीड करते हो तो कुछ सही स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखना। तो ये क्या है, सभी गधे जेबरा है, गधे से जेबरा पढ़ रहा है, लेकिन इसने कुछ को सभी पढ़ लिया, ये इसलिए गलत हो गया, बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कुछ गधे जेबरा है, कुछ गधे जेबरा है, कुछ गधे जेबरा है, बिल्कुल सही हो गया, है ना। कुछ घोड़े जेबरा है, कुछ घोड़े जेबरा है, कुछ घोड़े जेबरा है। यार पहले वाले स्टेटमेंट ने, पहले वाले कथन ने अपना खुद का निष्कर्ष दिया, वो भी उल्टा रीड करके, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। घोड़े से पहले दोस्तों यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, तो उल्टा रीड करोगे तो कुछ घोड़े जेबरा है, बिल्कुल सही हो गया। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो ए, सी और डी है, ए, सी और डी, जो कि सी ऑप्शन है, ठीक है ना। इतना करने की जरूरत नहीं होती, लिखना भी नहीं होता, ये सब देखते ही होगा, नजरे ही काफी है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 81, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या होगा। 15वें स्थान पर तो ए, ई, आई, ओ, यू 5 स्वर है, 4 कटेंगे, 15 और 4 19, यानी कि 19 पर कौन होता है, एस। भाई ये आंसर है इसका, ठीक है ना, ये आंसर है। लेकिन आप कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को इतने फास्ट, प्रॉब्लम तो वो है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पूरा कंसेप्ट कि मैंने क्या कहा, कैसे जोड़ा मैंने कि ए, ई, आई, ओ, यू 5 है, 4 कटे, 15 में 4 जोड़ो तो कितना आंसर 19, यानी कि आंसर क्या हो गया 19। अभी बता रहा हूं, एक सेकंड रुको, मैं टाइम देख लूं कितना हो गया। ला भाई 1 घंटे की बन गई, फिर तुम कहोगे सर बड़ी बन गई वीडियो। चलो भाई इस क्वेश्चन 81 पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि और लंबी ना हो वीडियो। चलो भाई कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं तुम्हें एक छोटा सा, इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी कैसे करना है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, मैं पूरा लिख रहा, पूरा कंसेप्ट सिखाने के लिए, समझिए भाई। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है जी। अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में कहा गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर काट दिए जाए, यानी कि वॉवेल्स हटा दिए जाए, तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या होगा। तो जितने भी वॉवेल्स है, आप जानते हो वॉवेल्स तो 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनको हटाने की बात कर रहे हैं, तो हटाओ, ए को हटा दिया, ए, ई, आई, ओ और यू, इनको हटा दिया मैंने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि 15वें स्थान पर क्या होगा, तो 15वें स्थान पर काउंटिंग करनी है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 पे कौन हो गया? एस। तो हमारा जवाब क्या आ गया दोस्तों? एस आ गया। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, तो आप जल्दी कैसे करोगे? अब समझना मेरी बात को, जल्दी कैसे करना है क्वेश्चन को, है ना, देखते ही आंसर को कैसे रीड करना है, ठीक है ना, कि आंसर यही होगा, वो मुद्दा है कि उसको कैसे करोगे। अब समझिएगा भाई, आप कुछ नहीं करोगे, हमारे पास स्वर की बात कर रहे हैं कि अगर सारे स्वर यानी कि वोवेल्स हटा दिए जाए, तो दोस्तों मैंने कहा जितने कटेंगे उतने ही जुड़ेंगे, जितने कटेंगे उतने ही जुड़ेंगे। इसका मतलब जितने वोवेल्स एलिमिनेट होंगे, जितने कटेंगे, यार काट ही तो दिए मैंने वोवेल्स को, तो जितने कटेंगे उतने ही जुड़ेंगे। अब समझना मेरा कहने का मतलब क्या था, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं इस कीवर्ड को कि जितने कटेंगे उतने जुड़ेंगे, ठीक है जी, जितने कटेंगे उतने जुड़ेंगे, बस ये बात याद रखना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम ये पूछ रहा कौन सा 15वें स्थान पर, ये पूछ रहा कौन सा 15वें स्थान पर कौन सा होगा। आप मुझे बताओ, अगर आप अच्छे से जानते हो एबीसीडी में 15वें नंबर पर क्या आता है, एबीसीडी में 15वें नंबर पर क्या आता है, आप कहोगे सर एबीसीडी में 15वें नंबर पर ओ आता है। क्या आता है? ओ आता है 15वें नंबर पे। क्या आता है भाई? ओ आता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, हमें तो वोवेल्स को काटना था। अब 15वें नंबर पे खुद क्या है? ओ है भाई। 15वें नंबर पे खुद क्या है? ओ। तो इसका मतलब ओ तक तो ये सारे के सारे क्रॉस हो चुके हैं, है भाई। 15वें नंबर तक तो ये सारे 4 के 4 क्रॉस हो चुके, यू को छोड़कर बाकी 4 तो मैं क्रॉस करके आया। क्रॉस करके आया मतलब मैं इनको काट के आया। 15वें नंबर पे खुद ओ एक वोवेल है, स्वर है। 15वें नंबर पर ओ होता है और ओ खुद एक वोवेल्स है, तो इसका मतलब ओ भी कटेगा। तो इसका मतलब मैंने कितने काट दिए दोस्तों? 4 काट दिए। कितने काट दिए? 4 काट दिए। तो जितने कटे उतने ही जुड़े, तो 4 काट दिए तो 4 जोड़ दो, 15 और 4 19। अब मैं देखूंगा कि एबीसीडी में 19वें स्थान पर क्या होता है। आप कहोगे सर 19वें स्थान पर एस होता है, 19वें स्थान पर एस होता है। तो एस 19वें स्थान पर है, जबकि यू तो हमारा 21वें स्थान पर है भाई। यू तो हमारा 21वें स्थान पर है और 19वें स्थान पर हमारा एस होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? 19 तक जाने में मैंने यू को क्रॉस नहीं किया। अगर यू को क्रॉस नहीं किया तो इसका मतलब यू कटेगा नहीं, यू कटेगा नहीं। तो इसका मतलब हमारा जवाब यही होगा 19। 19 का मतलब एस। क्लियर होगी बात? और ये हमारा जवाब आ गया एस। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई चलो मुझे बताओ 18वें स्थान पर क्या होगा। 18वें स्थान पर क्या होगा? क्वेश्चन मेरा यही है, सारे वोवेल्स हटा दो, 18वें स्थान पर पूछ लिया मैंने आपसे, तो 18वें स्थान पर क्या होगा? तो मैं अब बोलूंगा कि भाई एबीसीडी में 18वें स्थान पर आर होता है। क्या होता है दोस्तों? आर होता है। तो आर तक मैं कितने वोवेल्स काट दूंगा? आर तक में ए भी कटेगा, ई भी कटेगा, आई भी कटेगा, ओ भी कटेगा। यू 21वें स्थान पर है और 18वें स्थान पर आर होता है। इसका मतलब मैंने यू को अभी तक क्रॉस नहीं किया, तो मैंने 4 जोड़ दिए, 4 काट दिए, 4 जोड़ दिए। 18 और 4 22। अब मैं देखता हूं यार 22 यानी कि 21 को क्रॉस करके गया। 22 नंबर 21 को क्रॉस करके गया और 21 पे यू होता है। तो इसका मतलब बेटा मैंने इसको भी क्रॉस कर लिया, इसको भी क्रॉस कर लिया, तो इसके लिए भी जोड़ दो 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? 22 और 1 23। और 23 बताओ क्या होता है? 23 आपका डब्लू होता है। तो आंसर क्या होगा? डब्लू होगा। आप चाहे चेक कर लो, है भाई, आप चाहे चेक कर लो 18वें स्थान पर कौन सा होगा। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कहाँ गड़बड़ कर दी भाई? अच्छा मैंने यू को काट दिया। हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और यहां पे क्या हुआ हमारा? 18 में मैंने 1 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 18 और 4 22 और मैंने यू को भी काट दिया, तो उसका मतलब 1 जोड़ दिया 23। तो 23 का मतलब यानी कि डब्लू। तो डब्लू आंसर आना चाहिए था। गड़बड़ कहां हो रही है फिर? है भाई, गड़बड़ कहां हो रही है? 18वें स्थान पर क्या होगा? तो आर नंबर तक यानी कि हम 4 काट देंगे, 4 काट दे, 18 प्लस 4 यानी कि कितना हुआ दोस्तों? 8 और 4 22 12 22। 22 में मैंने 21 को भी क्रॉस कर लिया। 21 को अगर क्रॉस कर लिया तो इस बात का मतलब हुआ दोस्तों, इस बात का मतलब हुआ कि मैंने यू को भी क्रॉस कर लिया, यानी कि 22 के साथ मैंने यू के लिए 1 और जोड़ दिया।
तो 22 और 1 कितना हो गया 23, 22 और 1 कितना हुआ 23, और 23वां कौन सा होता है डब्लू, ABCD में डब्लू है ना, ABCDEFGHIMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओहो 15, इसको तो काउंट ही नहीं किया, 15 16 17 18, देखो दोस्तों 18 यानी कि डब्ल्यू आया ना भाई। मैं एस को जोड़ना भूल गया, मैंने सोचा इसको भी काट रखा है मैंने, ठीक है ना, तो एस को तो काउंट ही नहीं किया था, ठीक है ना, तो टाइम वेस्ट हो गया इसका फालतू में, है ना। तो बिल्कुल सही है ये जो मैंने तुम्हें अप्रोच बताई कि जितने काट दिए जाओगे उतने जोड़ना है, जितने कटेंगे उतने जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने एस को काउंट करना भूल गए थे इसलिए गलत हो गया था, है ना। तो आंसर आपका आ गया डब्लू। आप कुछ और चेक कर लो, ठीक है ना, 15 था, आप अब की बार 12 चेक कर लो कि 12वें स्थान पर क्या होगा, 12वें स्थान पर क्या होगा, समझना भाई। अगर आप पूछना चाहते हो कि 12वें स्थान पर क्या होगा तो समझना भाई, 12वें स्थान पर ABCD में 12वें स्थान पर L होता है, और L तक आप कितनों को काट दोगे, L तक आप कितनों को काट दोगे भाई, 3 को ही तो काट पाओगे, तो 3 जोड़ दो, 3 को क्रॉस कर आओगे ना L तक, 3 जोड़ दो, 12 और 3 कितना हो गया दोस्तों 15। लेकिन 15वां खुद क्या है दोस्तों, 15वां क्या है खुद O होता है, 15वें नंबर पर O होता है, और O क्या है खुद एक वोवेल्स है, तो इसका मतलब ये भी कटेगा, O भी कटेगा साथ में, O कटेगा, इसके साथ एक और जोड़ दो O काटने के लिए, तो कितना हो गया दोस्तों 16, और 16 पे क्या है दोस्तों हमारा P होता है, तो अब काउंट करो आप, P निकलेगा 12वें स्थान पर, देखना ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखो दोस्तों P आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आया। तो इसका मतलब ये अप्रोच है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे तो बस ये बात याद रखना, जितने कटेंगे उतने जुड़ेंगे, है ना। जिस नंबर के बारे में वो पूछता है उसमें उतना ही जोड़ दीजिएगा जितने आप क्रॉस करके जाओगे, जितने आप काट के जाओगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और देख लो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या होगा। तो बेटा चीज वही है, अब भी वहां पे वोवेल से यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात कर रहा है कि अभाज्य संख्याओं पर आने वाले जितने भी अक्षर है, जितने भी लेटर है, उनको काटना है, चीज अब भी वही है, ठीक है ना, सेम कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है ना। देखिएगा तो 11वें स्थान पर पूछ रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है भाई 5, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 11, तो अब तक टोटल संख्या कितनी हुई भाई 11 संख्या होगी, है ना। तो 11वें स्थान पर क्या होगा, 11वें स्थान पर क्या होगा, आपसे ये जानना चाहता है। तो भाई 11वें स्थान पर यानी कि मुझे 11 तक जाना है, तो ये सारी अभाज्य संख्याएं आई 11 तक, तो कितने क्रॉस करके जाऊंगा मैं, कितनी अभाज्य संख्याओं को क्रॉस करके जाऊंगा, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं को क्रॉस करके जाऊंगा। तो 11 में 5 जोड़ दो भाई, कितना आ गया 16, 11 में 5 जोड़ दो, कितना आ गया 16। लेकिन दोस्तों एक बात तो बताओ, है भाई एक बात तो बताओ, 11 से आगे और 16 से पीछे, 11 से आगे और 16 से पीछे एक और अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है दोस्तों 13, तो इसका मतलब 13 को भी क्रॉस करना पड़ेगा, जब मैं 16 तक पहुंच चुका तो 13 को भी क्रॉस करना पड़ेगा इसका मतलब, तो इसके लिए मैंने 1 जोड़ दिया। अब दोस्तों 16 और 1 कितना हुआ 17, अब फिर मैं फंस गया, अब फिर मैं फंस गया कि जो 17वां नंबर है ये खुद एक अभाज्य संख्या होती है, तो इसका मतलब 17 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, 17 को भी क्या करना पड़ेगा भाई, क्रॉस करना पड़ेगा। 17 के लिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, 17 और 1 18, 18 अभाज्य संख्या नहीं है, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हमारा आर होगा, इस सवाल का जवाब हमारा आर होगा, जो कि आपका आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक है ना, जो कि आपका आंसर है बी ऑप्शन। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितने कटेंगे उतने जुड़ेंगे, जितने कटेंगे उतने जुड़ेंगे, यानी कि जितने को आप क्रॉस करके जाओगे ना उतने को ही आपको जोड़ना है। तो मैंने
पहले देखा 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, 11 तक ये 5 होगी, तो 5 तो जुड़ेगा जुड़ेगा। जब मैंने 5 जोड़ा 16 आया, तो 16 तक 11 से बाद और 16 से पहले 13 भी पड़ती है क्या अभाज्य संख्या, उसके लिए 1 जोड़ दिया, तो 17 बना। 17 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 17 भी कटेगा, इसके लिए भी 1 जोड़ दिया, तो 18 आ गया। तो इसका मतलब 18, इसका मतलब आर हमारा आंसर हुआ। सेम कंसेप्ट है, सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। यकीन ना हो आप इसको चेक कर सकते हो ABCD लिख के, ठीक है ना। तो बेस्ट अप्रोच तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की ये है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, लंबी क्लास हो चुकी क्योंकि साथ में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी बताना पड़ता है, ठीक है। चलिएगा भाई, जय हिंद जय भारत। और ज्यादा से ज्यादा आप इस क्लास को प्रचार करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और रेस्पॉन्स अच्छा दे। कोई चीज समझ में ना आए, कोई चीज अगर मान के चलो हमें सुधारने की जरूरत है, या कोई भी चीज आप और चाहते हो कुछ करना या करवाना चाहते हो, तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।